हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सेशन में। पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से हम देख चुके हैं हमारा जो टॉपिक था संधि, उसमें हमने एक मेजर पार्ट उसमें कंप्लीट कर लिया था स्वर संधि का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक अगला पार्ट संधि का जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखा था हमने कि वर्णों के मेल से एक पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उन दो शब्दों के आपस में मिलने से पहले शब्द के आखिरी वर्ण और अंतिम शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो नया शब्द बनता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम वहां पर हम क्या कहते हैं कि संधि होती है। अर्थात यहाँ पर जो पहले शब्द का और दूसरे शब्द में अगर हम देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर था और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी अगर स्वर था तो वहां पर हमारी थी स्वर संधि। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन में, तो यहाँ पर हमने देखा था या तो स्वर प्लस व्यंजन हो, पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, या फिर यह कैसा हो व्यंजन प्लस स्वर हो, या व्यंजन प्लस व्यंजन हो। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपके पास होती है तो वहां पर आपको व्यंजन संधि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यंजन संधि है उसमें कह सकते हैं कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उन दो शब्दों के आपस में मिलने से उस शब्द के जो दो शब्द आपस में मिलने हैं तो प्रथम शब्द के या प्रथम पद जिसको हम कह रहे हैं तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन हो और द्वितीय पद का पहला वर्ण व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। या प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन, या प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर, या फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, तो इन कंडीशन में हमको व्यंजन संधि देखने को मिलती है। तो जिस प्रकार से हमने व्यंजन संधि वहां पर स्वर संधि में काफी कुछ नियम पढ़े थे, तो यहाँ पर हम भी देखते हैं जो व्यंजन संधि होती है उस व्यंजन संधि में कई नियम यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनको हमने एक सारणी के माध्यम से यूं कह लीजिए कि एक सिस्टम से हमने इनको देख लिया कि कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण नियम होने वाले हैं व्यंजन संधि में, पर्टिकुलरली व्यंजन संधि की अगर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो नियम देखते हैं, पहला नियम ये कहता है आपका, देखिए ये क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। वर्ग मतलब हम देख रहे हैं जो स्पर्श व्यंजन है उसमें आपने देखा है क च ट त और प वर्ग। ठीक है, तो इनको हमने देखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हमें पता है क वर्ग में क से लेकर के क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। ठीक है, इसके बाद यहां पर प फ ब भ और म। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर हम देखें व्यंजनों को तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये सबके सब क्या कहलाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां पर से अगर हम देखें तो पहला नियम बोलता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, मतलब कि यदि कहीं पर किसी शब्द में पहला वर्ण आ रहा हो, दो शब्दों के मेल, यहां पर हमने देखा यहां पर संधि हो रही है, इसका मतलब जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण में क च ट त और प हो, अर्थात ये पहला वर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए या तीसरा या चौथा, ठीक है, तीसरा या चौथा, इनके बाद यदि क च ट त प के पश्चात यदि कोई स्वर आए या फिर तीसरा या चौथा वर्ण आए या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, हमको अंतस्थ व्यंजन में य र ल और व। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आती है तो वो सब के सब बदल कर क्या हो जाते हैं, ग ज ड ध ब, अर्थात ये आप देख रहे हो ये तीसरा वर्ण है। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, कैसे हो जाना, यदि पहले वर्ण के पश्चात कोई स्वर आए, कोई तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए उसी वर्ग का, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आए तो उसका किस में परिवर्तन हो जाता है, उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका पहला, जैसे 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 मैं एग्जांपल ले लूं, दिक प्लस गज। ठीक है, दिक प्लस गज। अब मैंने दिक प्लस गज में क्या लिया, ये तीसरा
पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, क है, ठीक। पहले पद का अंतिम वर्ण क है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या आ गया, ये कंडीशन होगी कि तीसरा वर्ण आ गया उस वर्ग का, तो ये क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो बना देगा ये दिग्गज, ठीक है। तो ये बना देगा दिग्गज, ठीक। इसी तरीके से सत प्लस भावन या सत प्लस भावना अगर मैं कहूं तो यहां पर ये त है, ये त के पश्चात कौन सा वर्ण आया है, भ। अगर आप देखें तो भ, ये, ठीक, ये भ है, ये कौन सा चौथा वर्ण अगर आ गया तो हम क्या कर देंगे, ये जो त है इस त वर्ग का तीसरा वर्ण आपके पास द दिख रहा है, तो ये त का द हो जाएगा, अर्थात सद्भावना हो जाएगा। तो ये आपका पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाना। अगला नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, जैसे क, च, ट, त और प आ गया, इनमें से कोई भी अगर वर्ण आता है, इसके पश्चात कोई भी अनुस्वार आ जाता है, अनुस्वार या अनुनासिक जो हम कहते हैं, अनुनासिक में आपके पास आपको पता है क्या होता है, अनुनासिक वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर है, ये पंचमा अक्षर इनको कहा जाता है, तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक अक्षर, ठीक है, अर्थात नाक की सहायता से बोले जाने वाले। तो ये आपके ङ, य, ण, न और म आपके अनुनासिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगला नियम में कि पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन कब हो जाता है, जब किसी भी पहले वर्ण के पश्चात कोई अनुनासिक आता है तो वह अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जगत, जगत प्लस नाथ, ठीक है, जगत प्लस नाथ, अर्थात ये पहला वर्ण है, इस पहले वर्ण के पश्चात अब पांचवा वर्ण यहाँ पर न आया है, तो ये जो पहला वर्ण है वो भी पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा जगन्नाथ, ठीक है। जगत प्लस नाथ इक्वल्स क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, अर्थात ये त का यहाँ पर न हो गया, नाथ तो वही रहा और यहाँ पर जगत था तो यहाँ पर जगन हो गया, तो जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ। इस तरीके से आप देखते हैं, जगत प्लस नाथ अगर मैं कहूँ तो ये त का नौ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये जगन्नाथ हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये कहना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए मैंने क्या लिखा, जगत, जगत प्लस नाथ, तो ये क्या हो गया, जगन्नाथ, जगन्नाथ। ऐसी जैसे वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, तो ये क का पंचमाक्षर हो जाता है, ये वांग्मय हो जाएगा, वांग, वांग्मय, ठीक है। ये पंचम जो न है ये इसमें बदल जाएगा क, तो वाक प्लस मय क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा, ठीक। तो ये वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट नियम देखिए, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, जो भी ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर पे जैसे आ जाए तो उसके पश्चात अगर छ आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो वो जो छ है उससे पहले हमारे पास क्या मिल जाता है, चौ जुड़ने को मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ स्व प्लस छंद, अब इस व में जो छुपा है वो अ छुपा है, व प्लस अ, इस तरीके से, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हुआ और यहाँ पर छ है, तो ये रूल ये बोल रहा है कि ह्रस्व स्वर जैसे अ आ गया उसके बाद छ आ गया, तो छ से पहले आपका च आधा जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा आपका, ठीक है, स्वच्छंद। स्व प्लस छंद इक्वल टू स्वच्छंद, स्व प्लस छंद इक्वल टू स्वच्छंद, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि का ये नियम कह रहा है। तो यहाँ पर हमने इसी में लिख देता हूँ यहाँ पर से, जैसे स्व प्लस छंद, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नियम में भी देखिए, त के संबंधी कुछ आपके पास नियम देखने को मिल रहे हैं, त से संबंधित कुछ नियम यहाँ पर, जैसे त प्लस च या छ आ जाए तो उसका च हो जाता है, त प्लस च या छ आने पर च, जैसे यहाँ पर हम एक शब्द आता है उच्चारण, ठीक है ना, उत प्लस चारण, त आया और यहाँ पर च आ गया, तो उत प्लस चारण का च, उत का त, तो त और च मिला के यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधा च हलंत लगाए, तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण अगर मैं कहूँ
यहाँ पे इसका संधि विच्छेद, तो वो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। जैसे त के बाद यदि ज या झ आए तो ये क्या हो जाता है, हलंत वाला ज हो जाता है। जैसे जैसे बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला है उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, ठीक है। तो उत तो का क्या हो जाएगा, हलंत वाला जौ, तो हलंत वाला जौ मतलब आधा जौ, और यहाँ पर भी ज्वल वो ऑलरेडी आधा है, तो इसमें दो आधे जौ आएंगे। उत प्लस ज्वल लिखा कैसे जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। उत प्लस ज्वल ये लिखा जाएगा आपका उज्ज्वल, ठीक। नेक्स्ट तो के बाद यदि ट और ड आए, देखिए तो के बाद यदि ट और ड, यहाँ पर इसको देखिएगा, ये वर्तनी में भी बहुत काम आता है। वर्तनी जब भी आपका पढ़ाया जाता है तो उसमें शुद्ध वर्तनी शोधन या शब्द शोधन में उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए तो ये है और ये जौ है, तो इसका जो तो है वो भी हलंत वाला है और ये ऑलरेडी आधा जौ और वल है, तो उत प्लस ज्वल यहाँ पर आप देखते हो उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं जैसे तो और टौ का नियम, तो यहाँ पर उत प्लस डयन, उत प्लस डयन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो का ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन, ठीक है, उड्डयन, ठीक, उड्डयन। नेक्स्ट तो के बाद यदि सौ आए तो तो का तो आपका च बन जाता है और सौ का आपका छ बन जाता है। जैसे जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बहुत बार देखने को मिलता है, इनको अगर मैं मिटा दूं, जैसे मैं कहूं उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। अब उत ये तो के बाद अगर ये तालव्य सौ आ गया आपका, तो ये तो का क्या हो जाता है च और ये सौ का छ हो जाता है, तो उच्छ्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि के तो के संबंधी नियम है। फिर यहाँ पर अगला एक वर्ड देखो, यदि तो के बाद ह आए तो का द बन जाता है और ह का ध बन जाता है। जैसे जैसे अगर मैं हाँ ठीक है, यदि तो के बाद ह आए तो के बाद यदि ह आए तो क्या बन जाता है, तो का दो और ह का ध बन जाता है। जैसे मैं कहूं उत प्लस धार, है ना, यस, उत प्लस हार, तो ये उत प्लस हार है, तो के बाद ह आया है, यहां पर देखिए उत प्लस हार, तो ये तो का जो अगर तो के बाद ह आया है तो किस में बदल जाता है, द में, और ह किस में बदल जाता है, ध में, तो ये क्या हो जाएगा, उद्धार, ऐसे लिखेंगे इसको, उद्धार। आई बात समझ में। तो उत प्लस हार अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ इधर ही, उत प्लस हार, तो ये तो का क्या बन गया द, ह का ध बन जाता है, अर्थात उद्धार, ठीक है। उद्धार का बहुत अच्छा वर्ड है, तो उद्धार, तो यहां पर से क्या हो जाएगा इसका, उत प्लस हार, थोड़ा अलग सा भी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा, ठीक। तो के संबंधी नियम। अब इनके अलावा हम आते हैं मौ के संबंधी नियम पे। मौ के संबंधी नियम में क्या बोलता है, मौ के बाद क से लेके प वर्ग का कोई भी अगर वर्ण आता है, यहां से लेके यहां तक का मौ के बाद अगर कोई भी वर्ण आता है तो उसका वो पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे मैं कहूं सम प्लस मति, ठीक है। मौ के बाद जैसे म आ गया, नहीं यहां पर ये मौ के बाद नहीं, अगर मैं कहूं जैसे इसके एग्जाम्पल में जैसे लिखे परी प्लस नाम, ठीक है, जैसे लिखे परी प्लस एक सेकेंड इसमें रुकिएगा, ठीक, देखिए, ठीक है। मौ के बाद क से लेके प वर्ग का कोई भी अगर क्या आता है, व्यंजन आता है, तो संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अब जैसे इसमें हमने देखा था सम प्लस मार्ग, ठीक है, यहां पर से अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सत प्लस मार्ग, यहां पर अगर मैं कहूं सत प्लस मार्ग तो ये हो जाएगा आपका सन्मार्ग। जैसे
सम प्लस सार, तो ये क्या हो जाएगा, संसार। ठीक है, जैसे ऊष्म व्यंजन का एग्जाम्पल हो गया ये वाला। अगर अंतस्थ व्यंजन के एग्जाम्पल में लिखूं, जैसे सम प्लस रस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संरस। ये मौ जो है किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो मौ है, मौ के संबंधी नियम में आपने ध्यान ये चीज रखना है कि मौ या तो पंचमाक्षर में बदल जाएगा या फिर आपके पास अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बिंदा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब एक संबंधी और नियम यहां पर व्यंजन का है, व्यंजन संबंधी नियम में कि नौ का नियम, नौ के नियम में क्या है कि री, र और श के बाद यदि कोई भी स्वर या क वर्ग या प वर्ग या अंतस्थ व्यंजन या अनुस्वार या अनुनासिक व्यंजन आता है और उसके बाद नौ आता है, तो उस नौ का ण हो जाता है। उस नौ का क्या हो जाता है, ण हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, तो परि प्लस नाम, यहां पर ई आया है। ठीक है, यहां पर ये स्वर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्वर हो गया, तो यहां पर ई आ गया। ठीक, और इसके बाद नौ आया, इसके बाद नौ आया, तो ई प्लस नौ अगर यहां पर आया है तो उसका क्या हो जाएगा, ण बन जाता है, नौ का ण बन जाएगा। तो ये परि प्लस नाम, तो परि प्लस नाम, तो ये ई प्लस नौ आ गया, तो ये नौ का क्या हो जाएगा, ण बन जाएगा, तो अर्थात ये बन जाएगा परिणाम। आई बात समझ में। जैसे परिणाम में है तो परि प्लस नाम इक्वल टू परिणाम। जैसे मर प्लस अन, मर प्लस अन, तो मर प्लस अन, इसका मतलब ये नौ से पहले क्या आया, स्वर आया है, नौ से पहले क्या आया, स्वर आया है, और उससे पहले ये रॉ आया है, रॉ, तो मर प्लस अन ये क्या हो जाएगा, मरण। क्या हो जाएगा, मरण। ठीक है, तो इस संबंध में आप देख सकते हैं जो व्यंजन संधि है, इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल और करते रहिएगा।